मेरा नाम अक्षत खेतान है। एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज के नाम से मुंबई में हम एक कॉर्पोरेट लिटिगेशन, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी की फर्म चलाते हैं और भारत देश के उन नागरिक और उन कंपनियां जो तनावग्रस्त है, अर्थग्रस्त है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तकलीफ से जूझ रही है, उनको कानूनी और कानून के अलावा जो जो उन्हें मदद लगती है कानून के दायरे के अंतर्गत, उसमें मदद करते हैं और हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुख्य तौर पर जो भारत सरकार द्वारा 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, जो दिवालिया कानून लाया गया है, उसके ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में बैंक्स जब एक बोरोवर को एनपीए डिक्लेयर कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देती है, तो उसके बाद में उसे किस प्रकार की लीगल सुविधाएं उपलब्ध है अंडर द लॉ, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है और उसे अवगत करवाती है कि उसे क्या क्या करना है अपनी कंपनी को बचाने के लिए और एट द सेम टाइम उस बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करने के लिए। अमोल, त्याच्या बॅगेत 500 खिशे तुला सापडणार पण नाही. कंपनी को बोल सकते हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं ले सकता। अच्छा सर, ठीक है आप सर, ये बताइए continuation आगे करें। कि अभी जो स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है या कौन सा चीज के लिए वो लीगल एडवाइजर लेना चाहते हैं, ये मेजर कौन सी चीज के बारे में सामने आ रहा है? स्टार्टअप जो है वो फंडिंग तो बहुत आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं अपने आप को या अपने आगे के भविष्य को प्रकट करके, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग होती है और वो ग्राउंड रियलिटी जब उनके सामने आती है तब उन्हें समझ में आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट और जो रोजी पिक्चर उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिखाया है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसे हमारे जैसी फर्म्स की ज़रूरत होती है, जो क्या तो उसको उस फाइनेंशियल तकलीफ के लीगल मापदंड समझा करके बाहर निकाले या उनके इन्वेस्टर के बीच में कोई प्रकार की मध्यस्थता करवा करके उन्हें और समय दिलवाए या उन्हें ये समझाए कि अब इससे बाहर कैसे निकलना है। तो एक प्रमुख तौर पे जो बहुत बड़ी तकलीफ आज स्टार्टअप्स को आ रही है वो ये आ रही है अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट फंडिंग एंड सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द अवेलेबल फंडिंग। और इस दो पैरामीटर्स के अंतर्गत जितनी भी तकलीफें आती है, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, उसमें हमारी जैसी फर्म उनकी मदद करती है। इसमें मेजर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि प्रिपरेशन में कमी है या उनको स्किल स्टाफ नहीं मिल पा रहा? स्किल स्टाफ नहीं मिल पा रहा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो फोरकास्टिंग है और उनके जो फोरकास्टिंग के सामने जो प्रोजेक्शन उन्होंने बनाए हैं और जो वो अचीव कर रहे हैं उसमें बहुत सारा गैप है। अब ये जो गैप है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इन्वेस्टर से फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ले ली, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग इन्वेस्टर उनको दे ही नहीं पा रहा है, तो उनका पूरा प्लानिंग फेल हो गया। खेतान जी, आपने बहुत अच्छा वर्टिकल चूज किया है क्योंकि हमारा देश जो है जाना जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए। स्टार्टअप की अभी आपने बात करी तो 90% स्टार्टअप फेलियर हो जाते हैं। स्टैंडअप को अगर देखो तो 98-99% जो बिजनेसेस हैं वो फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। सिर्फ 2 या 3% बिजनेसेस, क्या इसमें आपको रीज़न लगता है? देखिए, कोई भी व्यापार करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। व्यक्ति, लैंड और कैपिटल, दो ये पैसिव फैक्टर्स हैं। लेबर और एंटरप्रेन्योर ये दो एक एक्टिव फैक्टर्स हैं। इन दो एक्टिव फैक्टर्स में प्रॉपर काम नहीं होने के वजह से आदमी का फेलियर सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज पे होता है। बाद में ये बोला जा सकता है कि उसको कैपिटल अवेलेबल नहीं है
या उसके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं, या डंपिंग हो गया है, या उसका बिजनेस मॉडल सही नहीं है। पर सबसे पहला फेलियर का मूल कारण क्या है? वो मूल कारण ये है कि आपने जो राह, आपने जो प्रोडक्ट, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए काम किया, उसकी नींव आपने कैसी रखी, उसकी नींव रखते वक्त कितनी कंटिंजेंसी की आपने प्लानिंग करी। अगर उसमें कमी होगी तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होगा, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो स्टैंडअप हो, चाहे वो 50 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो या 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो। कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या वो रेगुलेटरी चेंजेस को एडेप्ट करने के लिए आपने आपके सिस्टम को उतना मजबूत पहले दिन पे बनाया? तो इसके लिए आपकी कंपनी जो है उनको पहले से एडवाइस देने में बिलीव करती है, या फिर जो जो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उनको आप एडवाइस देते हो? स्पेशलिटी आपको? स्टीफन कोवे नाम के एक ऑथर हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें जो पहला हैबिट उन्होंने बताया है वो ये बताया, वन शुड बिलीव इन प्रोग्नोसिस। यानी कि डायग्नोस तो बाद में होता है, पर तकलीफ आने के पहले आप किस प्रकार से प्रोग्नोसिस कर रहे हो, किस प्रकार से एंटिसिपेट कर रहे हो कि वो तकलीफ आपको आ भी सकती है या नहीं आ सकती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी फर्म पहले से भी लोगों को अवगत कराती है और तकलीफ के बाद भी लोगों की सहायता करती है। पर जैसे आपने कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता जब भी है जब आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है। तो लोग इस चीज़ में, लोगों के प्रति जागरूकता की कमी है। जिस प्रकार से हमारे लिए एक फैमिली डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से एक कंपनी के लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से कंपनी के लिए एक जनरल काउंसिल या चीफ लीगल ऑफिसर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो पूरी कंपनी के कंप्लायंसेस की देखरेख करे, क्या बाहर हो रहा है वो कंपनी के मैनेजमेंट को अवगत कराए, और क्या नई पॉलिसीज आज के दिन किसी पे थोपी नहीं जा सकती है। इट हैज़ टू बी पीपल फ्रेंडली एंड पब्लिक फ्रेंडली। क्या नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराए जिससे बहुत सारी तकलीफें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करें वो दूर हो सके। तो हमारे व्यूअर्स को फाइनेंस के साथ होता है, मतलब आप जो भी कंपनी के साथ काम करोगे फाइनेंशियल मैटर हैंडल करोगे या और भी कुछ रोल होता है? हम कंपनी का चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर हो, किसी भी प्रकार का लीगल मैटर हो, वो सारे मैटर्स को हैंडल करते हैं। चाहे वो वाइट कॉलर क्राइम, ईडी, सीबीआई, सीआईडी से जुड़ा हुआ मैटर हो, तो उसको क्या कानूनी मदद दिलानी है, किस तरीके से कोर्ट में उसके लिए अपीयर करना है, क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी करनी है, किस प्रकार से उसको समझाना है कि क्या फ्रॉड है और क्या नहीं फ्रॉड है। देखो, फ्रॉड एक परसेप्शन है और हर चीज को देखने के लिए दो नजरिए होते हैं कि अ ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो एज अ एजेंसी टाइप काम करोगे आप कंपनी के लिए, कैसे रहेगा? हम रिटर्नरशिप मॉडल पे काम करते हैं, केस टू केस बेसिस पे काम करते हैं, अथवा कि कोई लोगों को सिर्फ हमारी वन टाइम एडवाइजरी चाहिए तो उसके लिए भी काम करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं जी, जो आपसे जुड़ना चाहेंगे या आपकी जो एजेंसी है उसकी एडवाइस लेना चाहेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सभी व्यूअर्स जो है आपके, उनके लिए एक ही सजेशन है कि अगर आपको अब हिंदुस्तान में काम करना है तो आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। और क्योंकि आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते, और अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो फेलियर निश्चित है, इसीलिए आप एक सतर्क रहिए, दूसरा संवेदनशील बनिए, और तीसरा आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को प्रॉफिट ओरिएंटेड हटा करके वैल्यू ओरिएंटेड की अप्रोच लेकर के आगे बढ़िए। सर, आप भी कुछ क्लाइंट जो होंगे उन्हें नकारते होंगे कि नहीं बाबा, ये अभी काम हम नहीं दे सकते, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो ऐसे कौन से क्लाइंट आप नहीं कर पाओगे? देखिए, या उनको हमारी ना जो करो? फिलॉसफी है या जो पद्धति है, उसमें आज जो भी कानून चल रहे हैं देश में वो सारे ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं। तो इस फील्ड में इतने वर्षों से रहने के कारण हमें ये पता होता है कि इस चीज का अंत क्या होगा। तो हम हमारे क्लाइंट्स को ये पहले बता देना उचित समझते हैं कि हम ये आपके लिए करेंगे, इससे आपको ये समय मिल सकता है, इससे आपकी तकलीफ इतनी दूर हो सकती है, पर इसका अंत ये है। आप जानकारी कंपनी की क्या क्या लेते हो, कैसे उनका स्टडी करते हो?
डिपेंड करता है कि केस क्या है। पर प्रिलिमिनरी जानकारी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स, उसके क्या क्या पेंडिंग केसेस है, क्या वो कंपनी का पैशन है, क्या विजन है, किस प्रकार से वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, क्या उसकी तकलीफ है, क्या वो कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है, इन सभी चीज़ों की डिटेल्ड और विस्तृत जानकारी हम लेने के बाद में हमारी टीम उसको एनालाइज करने के बाद में उस काम के लिए आगे बढ़ती है। आपका स्टाफ कितना है, चार्जेस कैसे रहते हैं? हमारे पास में मुंबई में 28 फुल टाइम स्टाफ है। पैन इंडिया हमारे एसोसिएट्स हैं जो हर मेट्रो सिटी में हमारे लिए हमारे साथ जुड़ करके काम करते हैं। ऑलमोस्ट देश के सभी हाई कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारे टाइप से एडवोकेट्स और एसोसिएट्स के साथ में, जगह जगह पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में। चार्जेस की जहाँ तक बात है, हमारे कोई फिक्स्ड चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की हर समस्या अलग होती है और सबको एक पैरासीटामोल नहीं दिया जा सकता है कि हम एक फिक्स्ड फेयर प्राइस शॉप खोलें। तो व्यक्ति की क्या तकलीफ है, कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, क्या रेमेडी है और किस स्थान पे और किस समय उसे वो रेमेडी की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे चार्जेस निर्धारित हैं। मोदी जी की नीतियाँ आपको कैसे लगती है अभी, जो स्टार्टअप्स के बारे में है या आत्मनिर्भर भारत के बारे में है, तो मोदी जी की नीतियाँ आपको कैसे लगती है? मोदी जी की नीति जो है वो, उससे तो देश ने काफ़ी प्रगति करी है और जितनी भी नीतियां हैं वो लोगों को और कैसे सशक्त बनाए उसके ऊपर आधारित है। बहुत जन कल्याणकारी कार्य इन नीतियों के कारण हुए हैं। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं वो इन्हीं नीतियों के कारण देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर के भी इन्हीं नीतियों के आधार पर मोदी जी फिर एक बार इस देश में चुनाव जीतेंगे और हमें सबको लीड करेंगे।